हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारी पोएम होने वाली है वो है द ऑर्फन गर्ल, जो कि लिखा है HLV डेरोजियो यानी कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। ये एक इंडियन पोएट थे और पैट्रियोटिज्म पे काफी ज्यादा लिखते थे। इनकी पोएम्स ने जो हमारा लिटरेचर में इंडियन इंग्लिश को प्रमोट किया, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये जो हमारी पोएम है ये इम्पोर्टेंट होगी जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं। GSSC का अगर आपने TGT का एग्जाम देखा होगा तो पूरा वो DU का सिलेबस है, BA ऑनर्स का, है ना। तो वहां पे आपको ये पोएम मिल जाएगी जब आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो इंडियन इंग्लिश करके जो पेपर का टाइटल है उसमें आप पढ़ेंगे सिलेबस में, तब आपको ये पोएम मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पोएम। लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। द ऑर्फन गर्ल जो ये पोएम है ये 1827 में रिटन और पब्लिश हुई थी। और ये बेसिकली एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बहुत ही कम एज में अपने दोनों अपने मतलब पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों को खो दिया है। ओके, तो उसी के बारे में ये लिखते हैं, तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे इसको। She was yet young and fair, but oh, she seemed marked for much woo in this unpitying world. तो यहाँ पे इन लाइंस का मतलब ये है कि अभी वह जवान और सुंदर है। She was yet young and fair, but लेकिन ओ वह ऐसी लगती ओ she seemed marked for much woo in this unpitying world। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस दुनिया में उसके लिए दुख तय कर दिया गया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पुअर फ्रेंडलेस वॉन्डरर, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है, वो गरीब है, बेसहारा है, इधर उधर भटक रही है। वॉन्डरर मतलब भटकना। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड पढ़ा होगा उसमें, मैं बादलों की तरह भटक रहा हूँ, वैसे ही वॉन्डरर यहाँ पे है। पुअर फ्रेंडलेस यानी कि वो बेसहारा, गरीब, बिना दोस्तों के इधर उधर भटक रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हर हेयर वॉज ब्लैक एज द रेवेंस विंग, यानी कि रेवेंस विंग मतलब क्या हुआ, कौवे के पंख, है ना। रेवेंस विंग, उसके बाल जो है वो कौवे के पंख की तरह काले हैं। हर हेयर वॉज ब्लैक एज अ रेवेंस विंग। रेवेंस विंग का मतलब हो गया कौवे के पंख, है ना। किसके पंख? तो कौवे के पंख। हर चीक्स द ट्यूलिप यू डिड वेयर, यानी कि उसके गालों का रंग, चीक मतलब गाल, उसके गालों का रंग ट्यूलिप का फूल होता है उसके जैसे है। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज व्हेन नाइट winds सिंग, यानी कि उसकी आवाज उतनी ही कोमल है, उतनी ही सॉफ्ट है जैसे कि जब रात में जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रात होती है, चंद्रमा की शीतलता रहती है, इस वजह से वो हवा जो दिन में बहुत ही ज्यादा चुभती है वो रात में काफी ठंडी लगती है। वैसी ही उसकी वॉइस है। ठीक है। हर ब्रो एज अ मून बीम फेयर, यानी कि उसका जो माथा है वो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसमें जैसा उजाला और सुंदरता होती है, वैसे ही उसका जो माथा है वैसा ही लग रहा है, यानी कि चांद की किरणों की तरह उजला और सुंदर लग रहा है। समझ में आया बात? यहाँ लाइन से मैं इसको समझा देती हूँ। एक लड़की है जो अभी यंग है, सुंदर है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि उसके लिए दुनिया में दुख तय कर दिया गया है, क्योंकि वो अनाथ है। पुअर फ्रेंडलेस वॉन्डरर, यानी कि उसके पास, वो गरीब है, उसके पास फ्रेंड नहीं है, तो वो इधर उधर बेसहारा भटक रही है। हर हेयर वॉज ब्लैक एज रावंस विंग, यानी कि उसके बालों का कलर बहुत काला है जैसे कि कौवे के पंख होते हैं। हर चीक द ट्यूलिप यू डिड वेयर, यानी कि उसके गालों का जो रंग है वो ट्यूलिप के फूल के जैसा है। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज व्हेन नाइट विंड सिंग, उसकी जो आवाज है वो उतनी ही कोमल है जितनी की
रात में चलने वाली हवा होती है। हर ब्रो एज अ मूनबीम फेयर, यानी कि उसका माथा जो है उसमें वैसा ही उजला है जैसे चंद्रमा की किरणों में होता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा यहाँ पे, हर सीर हैड ज्वाइन द वेक ऑफ वॉर, यानी कि उसके जो पिता थे वो युद्ध के रास्ते पे चले गए, यानी कि युद्ध को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। द बैटल सॉक द शाउट एंड स्कार का मतलब होता है उन्होंने मतलब युद्ध में काफी ज्यादा मार सही, और उन्होंने काफी ज्यादा उनके घाव हुए, और ये सब उन्होंने काफी शाउट मतलब शोर, ये सब उन्होंने देखा, है ना। उसके बाद ही न्यू एंड गेन द ग्लोरियस ग्रेव, और उन्होंने वहां पे ये सब जब कुछ देखा उसके बाद वहां पे वीर गति पाई, यानी कि सम्मानजनक कब्र पाई। ग्लोरियस ग्रेव मतलब जो सम्मानजनक मृत्यु जिसकी होती है, जो आर्मी वगैरह में होते हैं, शहीद होते हैं युद्ध स्थल पे, तो उनको ऐसी उनकी ग्रेव को माना जाता है ग्लोरियस ग्रेव, यानी कि सम्मानजनक कब्र पाई। उसके बाद क्या होता है, सच सी द गर्डन ऑफ द ब्रेव, यानी कि वह एक तरीके से जो बहादुर लोग वीर लोग होते हैं उनके लिए वो ग्रेव जो होती है वो उनका पुरस्कार होती है। हर एंग्विस्ड मदर सफरिंग हार्ट कुड नॉट एंड्योर अ विंडोज पार्ट, यानी कि उनकी जो सॉरी विडोज पार्ट, विंडोज नहीं, हर एंग्यूज्ड मदर सफरिंग हार्ट कुड नॉट एंड्योर अ विडोज पार्ट, यानी कि उनकी जो माँ, दुखी माँ का जो दिल था वो काफी ज्यादा पीड़ित था, है ना, काफी सफरिंग कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मतलब इतना ज्यादा कमजोर था उनका दिल, इतना सफर कर रहा था इन सारी चीजों से, तो वो मतलब विधवा जैसा दुख वो झेल नहीं पाई, विधवा का जीवन वो झेल नहीं पाई। She sunk beneath her soul's distress and left her infant parentless, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि वो विधवा जैसा जीवन जी नहीं पाई, झेल नहीं पाई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, वो अपनी आत्मा का जो दुख था उससे वो हार गई। सी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस, यानी वो अपनी आत्मा से हार गई और दुख से टूट गई, उनके जीवन में जो दुख था उससे टूट गई, और अपनी नवजात, इन्फेंट मतलब नवजात बच्ची को अकेला अनाथ छोड़ गई, पेरेंट्सलेस मतलब अनाथ छोड़ गई। तो इस लाइन में, इस स्टैंजा में ये होता है कि इनके जो फादर होते हैं इस बच्ची के, वो चले जाते हैं वॉर पे, वहां पे वो काफी ज्यादा शोर शराबा मार और ये सब झेलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब वहां पे वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनकी एक सम्मानजनक ग्रेव बनती है, कब्र बनती है, और ये ग्रेव सिंबल है उस बहादुरी का, वो उनके सम्मान का सिंबल है। लेकिन उनकी मदर जो होती है, उनका जो दिल होता है ये सफरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो विधवा वाला जीवन झेल नहीं पाती हैं, तो अंत में क्या करती हैं, वो अपनी आत्मा से हार जाती हैं और अपनी इन्फेंट बच्ची को अनाथ छोड़ जाती हैं इस दुनिया में। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। सी हाथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ, यानी कि यहाँ पे ये है कि इस ठंडी और बेरहम धरती पर, सी हाथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड, इस ठंडी भरी धरती में, और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है टू गिव हर शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण देना, कि कोई आसरा दे दे, उसको कोई आसरा देने वाला नहीं है। अ होम एंड अ हार्थ, और कोई भी उसको घर देने वाला नहीं है, ना ही कोई चूल्हा मतलब कुछ खाने पीने की चीजें देने वाला है। थ्रो लाइफ ड्रेरी डेजर्ट अलोन सी मस्ट वेंट, उससे मतलब जो जिंदगी के सुनसान रेगिस्तान में, है ना, ड्रेरी रिजल्ट यानी कि सुनसान, जहां पर कोई भी नहीं हो, उसका अपना कोई नहीं हो, तो वहां उसे अकेले ही भटकना है। अलोन सी मस्ट वेंट फॉर अलास द वेस्ट हैव नेवर अ फ्रेंड, अब यहाँ पे दुख के साथ व्यक्त कर रहे हैं कि दुखियों का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। द wretched have never friend, यानी कि जिसका कोई नहीं होता, जो दुख में होता है, उसका कोई साथी भी नहीं बनना चाहता है। एंड शुड द stray from virtue's way, और
अगर वह सदाचार के रास्ते से भटक जाए, यानी कि एंड शुड द स्ट्रे फ्रॉम द वर्चूज वे, यानी कि अच्छे मार्ग से अगर वो भटक जाए, द वर्ल्ड विल स्कॉर्न एंड इट्स स्कॉर्न कैन स्ले, तो ये दुनिया उसे ताना मारेगी और यह ताना उसे मार भी सकता है। द वर्ल्ड विल स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब ताना मारना, एंड इट स्कॉर्न कैन स्ले, और ये ताने से वो व्यक्ति मर भी सकता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, अ शेम्ड हार्ट इनफ टू रिंग द ब्रेस्ट, यानी कि यहाँ पे कवि कहते हैं कि दुनिया को उसे ताना मारने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तो शर्मिंदगी जो होती है उसकी वजह से खुद ही मतलब दिल जो है हमारा बैठ सकता है, मर सकता है इंसान शर्मिंदगी से। अरे, शर्मिंदगी अपने आप में दिल को मरोड़ने के लिए काफी होती है। आ शेम हाथ इनफ टू ब्रिंग द ब्रेस्ट, है ना, विद द वेट ऑफ सोरो एंड गिल्ट ऑप्रेस्ड, यह दुख और जो अपराध बोध है ना, गिल्ट ऑप्रेस, तो इसको यह दुख और अपराध बोध का बोझ भी देती है। बट ओ टिस कोल्डली क्रूल टू वाउंड, लेकिन ओ यह बहुत ही बेरहम बात है कि द बॉसम हुज ब्लड मस्ट गुस अनबाउंड, उस दिल को घायल किया जाए जो पहले से दुख से बह रहा हो, यानी कि अगर हम उसको ताना मारेंगे जो पहले से ही दुखी है, तो क्या ये सही है? नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोस, कोई आंसू उतना चमकदार नहीं होता जितना वो आंसू फॉर एयरिंग वुमेन्स अनपिटाइड वूज, जो किसी भटकी हुई औरत के बिना सहानुभूति के दुखों के लिए बहता है। यानी कि ये कह रहे हैं कोई भी आंसू उतना चमकदार नहीं होता जितना वो आंसू होता है जो एक औरत बहाती है कि उसके लिए उसके दुखों के लिए कोई सहानुभूति जताए। एंड ब्लेस्ड बी फॉर एवर his honored name who shelter an orphan from sorrow and shame। तो ये हमारी कंक्लूडिंग लाइन थी। तो इसका मतलब है, वो कहते हैं एंड ब्लेस बी फॉर एवर हिज ऑनर नेम, और धन्य है उसका नाम, हु शेल्टर्स एन ऑर्फन फ्रॉम सोरो एंड जेम, जो किसी अनाथ को दुख और शर्मिंदगी से बचाता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारी पोएम है यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप गाइस आपको ये बहुत ही इजी सी पोएम थी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी थी, आप खुद भी इसको डिकोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पोएम यहाँ पे एंड होती है। होप गाइस आपको पसंद आया हो, और अच्छे अच्छे लेक्चर से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा मेरे तक पहुंचने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।